प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 3 नास्तिवाद और हिटलर के उदय के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। हमने पिछले वीडियो में आपको नास्तिवाद और हिटलर के उदय के बारे में बताए थे। इस वीडियो में हम आपको वाइमन गणराज्य का जन्म किस प्रकार से हुआ इसे अध्ययन करवाएंगे और आने वाले वीडियो में हम आपको हिटलर का उदय किस प्रकार से हुआ इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो डालें तो उन लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। देखिए कि वाइमन गणराज्य का जन्म किस प्रकार से हुआ है। तो वाइमन गणराज्य 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। तो जर्मनी कैसा साम्राज्य था? एक ताकतवर साम्राज्य के रूप में था और इस सबसे ज़्यादा शक्तिशाली साम्राज्य था। जर्मनी ने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर के मित्र राष्ट्र हमने पिछले बार बताए थे, मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध प्रारंभ किया। और पहला विश्व युद्ध कब प्रारंभ किया है? तो 1914 से 18 के बीच लड़ा गया था। और यह विश्व युद्ध किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो जर्मनी के द्वारा, जर्मनी और ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर के। तो प्रथम आपको प्रश्न भी नोट कर लेना है, ये न्यू टाइप वाले क्वेश्चनों में पूछा जाता है। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 1918 के मध्य। पहला विश्व युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो जर्मनी और ऑस्ट्रियाई साम्राज्य एवं मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के मध्य हुआ था। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में तो सफलता हासिल कर ली। शुरुआत में फ्रांस और बेल्जियम में तो सफलता मिल गई जर्मनी को, लेकिन धीरे धीरे जर्मनी में सफलताओं के कगार कम होते गए और जर्मनी असफल होता गया। किंतु 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो मित्र राष्ट्रों की ताकत अत्यधिक बढ़ गई। तो हमने आपको बताया था मित्र राष्ट्र कौन कौन से हैं? तो इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। तो इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के साथ में अब अमेरिका ने भी संधि कर लिया, जिसके कारण मित्र राष्ट्र की ताकत बढ़ चुकी थी। नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्ति के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो नवंबर 1918 में चारों शक्तियां केंद्रित हो गई और इस युद्ध में बहुत सारे अन्य देशों ने भी भाग लिया, यही सोच करके कि हमें केंद्रीय शक्ति के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो ये अमेरिका और रूस, ब्रिटेन और जो मित्र राष्ट्र थे इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका, ये सभी शक्तियों ने जर्मनी को हराने के लिए और उसको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे देशों ने भाग लिया था, यही सोच करके भाग लिया था कि वे पहले गुलाम थे तो हो सकता है इस विश्व युद्ध के कारण वे गुलामी से मुक्ति इनको मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए अब क्या हुआ, जर्मनी की पराजय हो गई। केंद्रीय शक्ति मजबूत होने के कारण और विरोधी पार्टी मजबूत होने के कारण जर्मनी साम्राज्य की पराजय हो गई और सम्राट ने भी पद त्याग कर दिया। सम्राट भी जर्मनी को छोड़ करके चले गए, संसदीय त्याग दिया। तो सम्राट के पद त्याग देने के बाद में संसदीय पार्टी के द्वारा वाइमन मतलब एक स्थान था, उसमें एक राष्ट्रीय महासभा की बैठक बुलवाई गई। वाइमन में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलवाई गई। वाइमन में लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया और वाइमन में ही एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। और यह संविधान किस प्रकार से पारित किया गया? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से जर्मन संसद यानी कि राइखस्टाग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया गया। तो यहाँ पर वयस्क मताधिकार के माध्यम से संसद में राइखस्टाग के द्वारा जनप्रतिनिधियों के द्वारा चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद देखिए इस प्रकार से चुनाव हुआ और एक संसद का गठन हुआ। अब ये सारी प्रक्रियाएं कहाँ पर हुई? तो ये सारी प्रक्रियाएं वाइमन नामक स्थान पर हुई।
तो बाइमन नामक स्थान पर होने से बाइमन गणराज्य का जन्म हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार, उसके बाद में बाइमन गणराज्य का जन्म। अब हम देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ। जर्मनी की पराजय हुई और प्रथम विश्व युद्ध में विजयी देशों ने जर्मनी पर बहुत सारे कठोर शर्तें थोप दी। क्यों थोप दी? क्योंकि प्रथम जो विजयी देश थे उन लोगों का मानना ये था कि युद्ध सिर्फ जर्मनी की वजह से हुआ है, जर्मनी के कारण युद्ध हुआ है। तो युद्ध में जितनी भी क्षति हुई है, मतलब कि धन जन की जितनी क्षति हुई है, उसकी पूर्ति हमें कौन करेगा? उसकी पूर्ति तो उसकी पूर्ति जर्मनी ही करेगा। इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध में विजयी देशों ने जर्मनी पर बहुत ज़्यादा कठोर शर्तें थोप दी। प्रथम विश्व युद्ध होने के मुख्य कारण जर्मनी को माना गया, मतलब प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कार्यकर्ता या कारण किसे माना गया? तो जर्मनी को माना गया। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय में हुई संधि में जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, मतलब जर्मनी के अधिकार में जितने राज्य या जितने देश थे, सारे उपनिवेश मित्र राष्ट्रों को देने पड़े। और उसके बाद में तकरीबन 10% आबादी, मतलब जर्मनी की 10% आबादी मित्र राष्ट्रों के पास चली गई। 13% भूभाग चला गया। 75% लोहे के भंडार वाला जो क्षेत्र था वो 75% चला गया। 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। शेष बची ताकत खत्म करने के लिए, अब जितनी ताकत जर्मनी के पास बची हुई थी वो ताकत थी सेना की ताकत। तो सेना की ताकत को भी मित्र राष्ट्रों ने समाप्त करने की सोच ली और सेना को भी भंग कर दिया। और जो जर्मनी के द्वारा जो युद्ध प्रारंभ किया गया था, उस युद्ध की क्षतिपूर्ति और युद्ध में जो विजयी देश थे उन लोगों के जो जन धन की हानि हुई थी उसकी पूर्ति भी जर्मनी ने ही भरपाई के रूप में करना, जर्मनी को उसकी पूर्ति भी भरपाई के रूप में करना पड़ा। अब हम देखते हैं युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद क्या है? तो युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया और उसके एवज में जर्मनी को 6 अरब पाउंड का हर्जाना या जुर्माना दिया गया। तो युद्ध का कारण किसे ठहराया गया? जर्मनी को। और जितनी भी युद्ध में क्षति हुई थी उसका हर्जाना 6 अरब पाउंड का जुर्माना जर्मनी को देना पड़ा। और खनिज संसाधनों वाला आयरलैंड, जो जर्मनी में खनिज संसाधन सबसे ज़्यादा थे, आयरलैंड, उस पर भी 20 के दशक तक मित्र राष्ट्रों का कब्जा हो गया। इस प्रकार से युद्ध में जर्मनी की पराजय तो हुई, उसके बाद में उसको हर्जाना भी देना पड़ा। बहुत सारे जन धन और आर्थिक रूप से जर्मनी कमज़ोर हो चुका, क्योंकि बहुत सारी धन संपत्ति मित्र राष्ट्रों में बांट ली गई और जो सैनिक सत्ता है उसे भी तितर बितर कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि युद्ध का क्या असर हुआ। इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक रूप से तोड़ दिया। जो प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध ने आर्थिक और मनोवैज्ञानिक रूप से यूरोप महाद्वीप को तोड़ दिया। यूरोप महाद्वीप कल तक कर्ज देने वाला महाद्वीप कहलाता था, आज कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। अभी कल तक लोगों को कर्ज देता था, आज खुद स्वयं कर्जदार महाद्वीप बन गया। बाइमन गणराज्य के मुख्य रूप से, तो बाइमन गणराज्य के समर्थक कौन कौन से थे? तो बाइमन गणराज्य में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे थे जो इनके समर्थक थे। और विरोधी कौन थे? तो विरोधी थे रूढ़िवादी, पुरातनपंथी और मिथक। ये रूढ़िवादी, पुरातनपंथी मिथकों की आड़ में हमले और निशाने बनाया करते थे और बाइमन गणराज्य के व्यक्तियों को नवंबर के अपराधी कहा करते थे। खुलेआम इन्हें नवंबर का अपराधी मानते थे और इनके ऊपर कभी भी हमले कर दिया करते थे। हमले करने से इनकी स्थिति और दिनों दिन बिगड़ती गई। और अब हम देखते हैं कि जब युद्ध हो चुका, पहले महायुद्ध में यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी
और सिपाहियों को आम नागरिकों से के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा और राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक और ताकतवर बनाया जाना चाहिए। और मीडिया में खंदकों मतलब ये होता है कि युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे। खंदक होता है जो युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के लिए गड्ढे खोदे जाते हैं, उन्हें खंदक कहा जाता है। तो खंदकों पर जब भी युद्ध हुए हैं तो उनको छुपा दिया जाता था, छुप जाया करते थे। तो खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडल किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे, जहरीली गैस और दुश्मनों की गोली बारूद और का बहादुरी से सामना करते हुए अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान के प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीजें गौण हो गई। और जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाही और को व्यापक समर्थन मिलने लगा। अब किसे ज़्यादा समर्थन मिलने लगा? रूढ़िवादी तानाशाहियों को व्यापक समर्थन मिलने लगा। जो कि वाइमन गणराज्य के विरोधी थे, उनको व्यापक समर्थन मिलने लगा। लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचार था जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। अब हम आपको बता रहे हैं राजनैतिक रेडिकलवाद और आमूल परिवर्तनवाद या आर्थिक संकट। जिस समय वाइमन गणराज्य की स्थापना हुई थी, रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टकिस्ट लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं का अंजाम देने लगी। बहुत सारे शहरों और मजदूरों और नागरिकों की सोवियतें बनाई गई। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म के शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे। इसीलिए समाजवादी, डेमोक्रेट और कैथोलिक गुट ने वाइमन में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला किया। अब क्या हुआ, जो विरोधी जो पार्टी थी रूढ़िवादी तानाशाही, ये अपने लिए अलग से जो वाइमन गणराज्य है इसका बहिष्कार करने के लिए इकट्ठे होने लगी। लेकिन वाइमन गणराज्य के जो समर्थक थे, समाजवादी, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक, इन्होंने वाइमन में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विद्रोह में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया। आखिरकार वाइमन गणराज्य ने पुराने सैनिकों से फ्री कोर नामक संगठन, जो पुराने सैनिक के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से विद्रोह को कुचल दिया। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसके बाद कम्युनिस्ट और समाजवादी एक दूसरे के टक्कर दुश्मन हो गए। तो कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों के खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज उठाने लगे। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से बल मिला। तो जो राजनीतिक रेडिकलवादी विचारक थे और 1923 का जो आर्थिक संकट था उससे बल मिला। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था। तो जो जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध एक अत्यधिक मात्रा में कर्ज लेकर के लड़ा था। और इस युद्ध के बाद जो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा था। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार समाप्त हो चुके थे। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। जब 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया, तो जवाब में फ्रांसीसी ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाका रूर पर भी कब्जा कर लिया। जो औद्योगिक इलाका रूर है उस पर भी कब्जा कर लिया। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था। जर्मनी ने
फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागज की मुद्रा छापना प्रारंभ कर दिया। जब अत्यधिक मात्रा में कागज की मुद्रा छापी गई तो मुद्रा का मूल्य तेजी से गिरने लगा। तो कागज की मुद्रा, कौन सी मुद्रा छापी गई? मुद्रा मार्क अत्यधिक मात्रा में छपने से मुद्रा का मूल्य तेजी से गिरने लगा। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24 जुलाई में और बढ़ करके जुलाई में 3,53,000 मार्क हो गई। जुलाई में इसकी कीमत कितनी हो गई? 3,53,000 मार्क, मतलब $1 पर 3,53,000 मार्क देना पड़ता था। अगस्त में 40,21,000 मार्क हो गई। दिसंबर में यह कीमत हो गई 9,88,66,000 मार्क हो गई। इस तरह $1 में अरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरत की जो चीज़ें हैं वो अत्यधिक रूप से महंगी होती गई और जो आवश्यक चीज़ें हैं उनकी कीमत अत्यधिक मात्रा में बढ़ गई। जर्मन नागरिकों को पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भर कर के ले जाते हुए दिखाया गया है। जर्मनी समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बन गया और इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। तो इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती तो उसे अति मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। जर्मनी की इस संकट से निकलने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। उसके लिए अमेरिका ने डाफ्स योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। और फिर देखते हैं कि मंदी का साल 1924 से 28 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन यह स्थिरता सिर्फ मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। जर्मनी निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका के लिए अल्पकालीन कर्जों पर आश्रित था। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एजेंसी मतलब शेयर बाजार धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही मदद, तो जर्मनी को अमेरिका से जो मदद मिलती थी वह भी रातों रात बंद हो गई। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। 1929 से 1932 तक अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब हो रही थी, सट्टे बाजार से भी पैसा खींचते जा रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर ने महसूस किया। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा और 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले 40% रह गया और मजदूर बेरोजगार हो गए और बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। यहाँ तक कि देखने में आया बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते दिखाई देते थे या नुक्कड़ या झुंड लगाए हुए फिरते थे या नौकरी की तलाश में लंबी लंबी कतारें लिए हुए खड़े रहते थे, या ये भी कहा करते थे कि उन्हें जो भी कार्य मिले उस कार्य को करने को वो तैयार है। इस तरीके की तख्ती लगा करके नवयुवक घूमते रहे। और युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में, जब रोजगार नहीं मिला तो युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा था। चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्यम वर्ग खास तौर से वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। कारोबार ठप हो जाने से छोटे मोटे व्यापारी, स्वरोजगारी में लगे लोग और खुदरा व्यापारियों की हालत भी खराब होती जा रही थी। समाज के इस तबकों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। तो समाज के इस तबके को सर्वहाराकरण का भय सता
रहा था। उन्हें डर था कि अगर यही ढर्रा रहा तो वे भी एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे, या हो सकता है उनके पास कोई रोजगार ही न रह पाए। यह सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी, लेकिन बेरोजगारों की बढ़ती फौज उनके मोल भाव क्षमता को भी चोट पहुंचा रही थी। बड़े व्यापारी संकट में थे। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। युवाओं को अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था। अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल औरतों के दिल भी डूब रहे थे। राजनीतिक स्तर पर बाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। बाइमन संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता है। इसमें से एक कमी थी आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन था। जब चुनाव होते थे तो कोई भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पा रहा था। इसे ही बोला जाता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से थी, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने और नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। अपने छोटे से जीवन काल में बाइमन गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा। मतलब छोटे से थोड़ा सा समय में 20 मंत्रिमंडल, यानी अत्यधिक मात्रा में मंत्रिमंडल बनते गए। नए नए गणराज्य या नए नए शासक आते गए और इनकी औसतन अवधि हुआ करती थी 239 दिन, यानी साल वर्ष। एक सरकार एक वर्ष भी नहीं टिक पाती थी। इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया। इन सारे नुक्सों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रहे थे। इस प्रकार से बाइमन गणराज्य और प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जर्मनी पर जो विपत्तियां आई या जो संकट आया उसके बारे में हमने जाना। अब हम आने वाले वीडियो में हम आपको हिटलर का उदय किस प्रकार से हुआ इस बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। इसलिए लगातार वीडियो को आप कीजिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।